नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास देती थी ताने तो बहू ने किया कुछ ऐसा कि ये क्या चाय बनाई है। इसमें चाय पत्ती और शक्कर दोनों ही नहीं है। मज़ा नहीं आया, फिर से बना कर लाओ। सुधाकर जी ने कप आगे सरका दिया। नीरू चुपचाप कप उठाकर ले गई और दूसरी चाय बनाकर ले आई। वैसे चाय अच्छी ही बनी थी, पर सुधाकर जी की आदत है, वो दिन में 4-5 बार अपनी बहू को इसी तरह परेशान करते रहते थे और नुस्ख निकालते रहते थे। कभी अदरक कम है, कभी कहते कि चाय उबली नहीं, कभी कहते कि दूध ज़्यादा है, पानी कम है, तो कभी कहते कि चाय अच्छे से उबली भी नहीं है। नीरू कुछ महीने पहले ही शादी होकर आई थी। वो घर के खाने पीने का ढंग सीख रही थी, पर कभी तो कमी रह जाती थी और कभी कमी नहीं रहती थी तो जानबूझकर बताई जाती थी। सिर्फ सुधा जी का ही नहीं, सबका यही हाल रहता था। घर में सास ससुर हो या देवर ननद, सबको नीरू से शिकायत ही रहती। अपने मायके बड़े ही लाड प्यार से पली थी। माँ ने अच्छे संस्कार के साथ घर गृहस्थी चलाने के गुण भी सिखाए थे, पर ससुराल में मायके की कहाँ चलती है। यहाँ तो ससुराल वालों के हिसाब से ही चलना पड़ता है, फिर से सब कुछ नया होता है। नीरू पढ़ाई में सामान्य थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद मायके वालों ने मनोज के साथ शादी कर दी। नीरू को बुक्के बनाने का बड़ा शौक था। वो सुंदर सुंदर फूलों से बुक्के बनाया करती थी। उनकी ये कला पहले तो सबको पसंद आई थी, पर बाद में उसे घर गृहस्थी के कामों में ऐसा झोंक दिया कि कभी समय ही नहीं निकाल पाई थी। वो अपने शौक को जैसे भूल ही गई थी। ससुराल वालों का कहना था कि बहू को सिर्फ खाना बनाना और घर संभालना ही आना चाहिए। न कुछ समय के लिए अपने शौक को छोड़ दिया ताकि वो घर परिवार में अच्छे से रम सके। वो हर संभव कोशिश कर रही थी। एक दिन उनकी सास उर्मिला जी ने अपने घर पर किट्टी रखी और नीरू को क्या बनाना है उसकी लिस्ट थमा दी। नीरू ने अपने हिसाब से जो अच्छा आता था बना दिया और कुछ यूट्यूब से देखकर बना दिया। पहली बार 15-16 लोगों के लिए इतना खाना बनाया था। उर्मिला जी ने खाना कितना बनाऊं ये अनुपात पूछा, पर उर्मिला जी ने उनको बताया ही नहीं। उनकी नीरू ने अपने हिसाब से सब बना दिया, पर छोले कम पड़ गए और बहुत ही ज़्यादा तीखे हो गए। पूड़ी का आटा बहुत ज़्यादा हो गया, रायता जल्दी ही ख़त्म हो गया और सूखी सब्जी में तेल बहुत ज़्यादा हो गया। खीर पतली हो गई, सारे खाने में स्वाद भी कम था। किसी में मसाला ज़्यादा हो गया, किसी में कम हो गया। ये देखकर उर्मिला जी का पारा चढ़ गया और वो नीरू पर गुस्सा हो गई। तेरी माँ ने कुछ सिखाया है भी नहीं, तूने ढंग से खाना बनाना तक नहीं आता। बहू तो वो ही सुलक्षणा होती है जो रसोई अच्छे से संभाल ले। ना खाने में स्वाद है, ना ही मात्रा का अंदाज़ा है। शोर सुनकर उर्मिला जी की कुछ सहेलियां रसोई में आ गई तो उन्होंने यही कहा कि मेरी बहू को तो कुछ नहीं आता, और सिर पीटने लगी। सबने समझाया और जैसे तैसे किट्टी हो गई। सब लोग वापस चले गए। थोड़ी सी सहम सी गई। उसने पहली बार इतनी सारी रसोई बनाई, पर अंदाज़ा नहीं लगा कि कितना बनाना है। रात को मनोज को बोली तो उसने एक टूक जवाब दिया, ये रसोई और खाने की बातें मुझसे मत किया करो मम्मी, और तुम जानो ये तुम सास बहू के बीच की बात है, इसमें मुझे मत घसीटो। मनोज करवट लेकर सो गए। आज नीरू को बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने पति को उसकी तकलीफ़ और आत्मसम्मान की जरा भी फिक्र नहीं थी। उनकी दिनचर्या वैसे ही चल रही थी। एक दिन उसकी ननद सूबी बोलती है, जो कि उसकी हम उम्र थी, भाभी आज मेरी सहेलियाँ लंच पर आ रही हैं, आप चाइनीज बना लेना। लेकिन मुझे चाइनीज उतना अच्छा नहीं बनाना आता, नीरू ने तुरंत जवाब दिया। इस पर सूबी बोली, क्या भाभी आपको कुछ आता भी या नहीं? यूट्यूब तो है, उससे देखकर बना देना। सिर्फ 5 ही तो सहेलियां आ रही है। मैं कुछ इंडियन फूड बना दूं? पर शूबी ने सब दरकिनार करके चाइनीज खाना ही बनवाया।
उसकी सहेलियां खाना खाते हुए बहुत हंस रही थी। यार, इससे अच्छा तो कॉलेज के बाहर जो टपरी लगाकर बेचता है वहीं खा लेते। बेकारी मुंह का स्वाद खराब कर लिया। सूबी फिर गुस्सा होकर बोली, क्या भाभी, आपको तो कुछ भी ढंग से नहीं आता है। अपनी सहेलियों के सामने सूबी ने नीरू को अपमानित कर दिया। नीरू मन मसोच कर रह गई। ये क्या ज़रूरी है कि हर चीज़ बनानी ही आए। बहू हूँ क्या हुआ, मशीन थोड़ी ना हूँ, हाजिर कर दो। फिर अभी शादी हुई है, इतना इतना रसोई का काम किया ही नहीं तो एकदम से कैसे आएगा। पर किससे कहती, इसीलिए चुप हो गई। नीरू को काम सब आता था, लेकिन उसने पढ़ाई के कारण काम इतना किया नहीं था और आदत भी नहीं थी। अब सासू माँ को तो सालों की गृहस्थी का अनुभव था, पर उसकी शादी तो कुछ ही महीने हुए हैं, तो वो कैसे सबकी अपेक्षाओं पर खरी उतरती। मनोज तो उनके दिल का हाल जरा भी नहीं सुनता था। वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ही आता जाता था। वो नीरू की भावनाओं को जरा भी नहीं समझता था। मनोज से कहा कि वो बुक्के का काम फिर से शुरू करना चाहती है। उसे फूलों और प्रकृति से बहुत प्यार है। फूलों की खुशबू और फूलों के रंग उसे अपनी तरफ खींचते हैं। वो ज़्यादा दिनों तक अपने शौक से दूर नहीं रह पाएगी। उसे लोगों को बुक्के बनाकर देना बहुत पसंद है। दिन में कुछ घंटे वो अपने लिए निकालना चाहती है, पर मनोज ने मना कर दिया। बुक्के बनाने के अलावा है और कुछ भी आता है या नहीं, मैं अच्छा कमा रहा हूँ। मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। बुक्के बनाने में जितना समय नष्ट करोगी, उतना समय तुम घर के काम काज और खाना बनाने में लगाओ तो बेहतर रहेगा। नीरू के लिए अब सब कुछ असहनीय हो रहा था। उसे उदास देखकर उसका छोटा देवर संजय बोलता है, भाभी आप उदास मत हो, मेरा एक काम कर दोगी क्या? कल मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी, तो आप ये पार्सल मेरे दोस्त को देकर आ जाओगी। कल उसका बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। सूबी परीक्षाओं में व्यस्त है, भैया को कह नहीं सकता और उसका घर अलग रास्ते पर पड़ता है। मैं उठता भी देरी से हूँ तो मैं जा नहीं पाऊँगा। आप ये स्कूटी की चाबी ले जाओ, मैं आपको घर का पता दे दूँगा। ये कहकर संजय ने गिफ्ट दे दिया। लेकिन मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता है, मैंने कभी स्कूटी नहीं चलाई। ये सुनते ही संजय भी झंझलाकर बोलता है, क्या भाभी, ना आपको ढंग से खाना बनाना आता है और ना ही स्कूटी चलाना आता है, आखिर आपको क्या आता है? संजय भैया, मैंने स्कूटी सीखने की कोशिश की थी, पर मेरे हाथ का एक्सीडेंट हो गया था। तब मन में डर सा बैठ गया है, मैं ऑटो से जाकर दे आऊँगी। नीरू ने कहा, नहीं आप रहने ही दो, मैं कोई दूसरा इंतजाम कर लूँगा। संजय ये कहकर निकल गया। आज नीरू को बहुत अपमान महसूस हो रहा था। जिसे देखो वो यही कह रहा था कि आपको तो कुछ भी नहीं आता। रोज़ उनके आत्मसम्मान को चोट पहुँचाई थी। खाना वो बना लेती थी, पर ज़रूरी नहीं है कि इसमें परफेक्ट हो जाए। सालों तक खाना बनाते बनाते इसमें परफेक्ट हुआ जा सकता है, कुछ महीनों में नहीं। ये सब कुछ सहन कर रही थी क्योंकि उनके मायके में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। वो 4 बहनें थी और बेटी को वो लोग बहुत समझते थे। उससे छोटी 3 बहनें की अभी शादी करनी बाकी थी। वो अपना दुख अपने मायके में नहीं बता सकती थी, पर इस तरह से रोज़ अपमान भी तो नहीं सहा जा सकता था। सास ससुर, देवर ननद, पति सभी उसका अपमान करते रहते थे, उसे ताने देते रहते थे। उसका बुके बनाने का और पांट में पौधे लगाने का हुनर तो कहीं जंग सा खा रहा था। उसने एक दिन हिम्मत जुटाई और अपने पति से कहा कि उसे बुके का काम शुरू करना है, अपने हुनर को चमकाना है, नहीं तो गृहस्थी में कहीं खो जाएगा। उसने बहुत जिद की, ठीक है जो भी करना है घर से कर लो, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ और बहन को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। रसोई
तुम्हें ही बनानी होगी, मनोज ने कह दिया। नीरू के तो पंख लग गए। उसने अपनी सोसाइटी के ग्रुप में अपने पिछले बनाए बुके के फ़ोटो डालने शुरू किए। उसे ऑर्डर मिलने लगे। नीरू के काम की सभी तारीफ़ करने लगे और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। ये देखकर मनोज ने भी उसे सहयोग देना शुरू कर दिया। अब घर के बाहर वाला स्टोर रूम नीरू ने काम में लेना शुरू कर दिया। शादी ब्याह या वैवाहिक वर्षगांठ उसे बुके बनाने के लिए अच्छे अच्छे ऑर्डर मिलने लगे और कारपोरेट जगत में भी सीनियर का वेलकम हो या कोई मीटिंग, उसके बुके जाने लगे। अब वो रसोई में कम ध्यान दे पाती थी। उर्मिला जी ने अपने बेटे से शिकायत कर दी। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी हम खाना बनाने वाली रख लेते हैं। नीरू तो अब व्यस्त रहने लगी है और अच्छा भी काम करने लगी है, तो हमें भी सहयोग करना चाहिए। नीरू खाना बनाएगी तो बुके के ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएगी। बेटे के मुंह से ये बात सुनकर उर्मिला जी दंग रह गई। पर जब पति पत्नी की तरफ बोले तो पत्नी को ससुराल वाले एक ताना भी नहीं दे सकते। पति का साथ बहुत ज़रूरी है। अब नीरू का आत्मविश्वास और भी बढ़ने लगा था। घर व माल और सामान के लिए छोटा पड़ने लगा। बाहर किराए की बड़ी सी दुकान ले ली और मदद के लिए 2-3 लड़कियों को रख लिया गया। बुक्के के साथ नीरू पौधों से सजाकर प्लांट भी बेचने लगी। उनके सजाए प्लांट भी बहुत ही सुंदर होते थे। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में उनके बनाए प्लांट गिफ्ट किए जाने लगे। इसी के साथ वो पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ भी लगाने लगी। शहरों में पेड़ों को लेकर जागृति फैलाने लगी। उनके कार्यों को देखकर शहर में उसका सम्मान किया गया। पत्नी की सफलता और उसकी कमाई पर मनोज अब खुश रहने लगा। जब मनोज खुश था तो नीरू को सास ससुर देवर ननद कुछ नहीं कह पाते थे। अब नीरू ने अपनी कमाई से कार खरीद ली और ड्राइविंग भी सीख ली। एक सुबह वो घर से दुकान के लिए जा रही थी तो उसने देखा उसके देवर की बाइक खराब हो गई है। तो उसने आवाज़ लगाई, संजय भैया आपको छोड़ दूँ? मुझे स्कूटी तो नहीं आती पर कार चलाना ज़रूर आता है। ये सुनकर संजय शर्मिंदा हो गया और उसने नीरू से माफ़ी मांग ली। नीरू ने अपनी सफलता के लिए अपनी ननद सूबी की सहेलियों को बुलाया और शहर के सबसे महंगे चाइनीज़ रेस्टोरेंट से चाइनीज़ फूड मंगवाकर खिलाया। तो सब तारीफ़ करने लगे और खूब धन्यवाद देकर गए। सूबी, मैं अच्छा चाइनीज़ फूड नहीं बना सकती हूँ, तो मैं शहर के सबसे अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट से मंगवा कर खिला सकती हूँ। तुमने अपनी सहेलियों के सामने मेरा अपमान किया था, पर मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है, कभी भी किसी को कुछ भी कहना हो, कोई भी शिकायत या कमी की बात हो, उससे अकेले में कहो। किसी के भी आत्मसम्मान को चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि शरीर की चोट इंसान भूल सकता है, पर आत्मसम्मान पर लगी चोट कभी नहीं भूल पाता। सूबी, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, फिर बहू से ही उम्मीद क्यों करते हैं कि हर काम में परफेक्ट हो? उसे सब तरह के काम आने चाहिए। सूबी की नज़रें शर्म से झुक गई। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये समझ में आ गया है कि हर इंसान में परफेक्ट नहीं होता। आपका हुनर अलग है, आपका शौक़ अलग है। आपको मौका दिया गया तो आपने उसमें ही परचम लहरा दिया। आज आप शहर की सबसे अच्छे बुक्के बनाने वाली हो गई हो। नीरू की सफलता से अब सास ससुर भी खुश रहने लगे थे। बेटा बेटी तो नाम रोशन करते ही हैं, पर उनकी बहू ने तो अपने काम और हुनर से उनका ही नाम रोशन कर दिया है। नीरू अब खुश रहने लगी थी। एक बार मनोज ने मना कर दिया था, पर फिर उसने हिम्मत नहीं हारी। दोबारा मनोज को हाँ करना ही पड़ा। अपने काम के प्रति जुनून हो तो सब कुछ संभव है, सिर्फ करने की चाह होनी चाहिए। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। उस पर चोट लगती है तो दर्द होता है। कई घरों में रोज़ महिलाओं का आत्मसम्मान रोंदा जाता है। उनके लिए ज़रूरी है कि वो आत्मसम्मान हो अपना,
कोई काम शुरू करे, इसमें सफलता मिलेगी तो पति और ससुराल वाले अपने आप सहयोग करने लगेंगे। फिर कोई नहीं कहेगा कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता है। आपको कहानी कैसी लगी? मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।